कहानियाँ। आज के चैप्टर में हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पिछला भाग हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं कि कल हमने कौन कौन सा प्रायद्वीपीय पठार के कौन कौन से भाग पढ़ लिए थे। तो हमने देखा कि ये जो है अरावली पर्वत श्रेणी, हमने इसके बारे में पढ़ा था। मालवा का पठार पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था विंध्य का पठार, फिर उसके नीचे था नर्मदा की भ्रंश घाटी थी, जो कि पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में गिरती है। फिर हमने पढ़ा सतपुरा श्रेणी, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा था? तो राजपीपला, महादेव, अमरकंटक, मैकाल पे ही अमरकंटक चोटी थी, ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद उसके नीचे हमने पढ़ा था, उसके नीचे हमने तापी नदी के बारे में पढ़ा। ये भी पश्चिम की ओर अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। फिर हमने छोटा नागपुर पठार के बारे में पढ़ा था। उसके साथ जो छोटा नागपुर पठार पे राजमहल पहाड़ी, हमने उसके बारे में जाना था। फिर आते हैं यहाँ पे शिलोंग पठार, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें 5 पहाड़ियाँ थी: गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर व रेंगमा। तो गारो, खासी, जयंतिया ये आपका मेघालय में है, और मिकिर रेंगमा कहाँ है? तो असम में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है? तो पश्चिमी घाट पढ़ना है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। उसके नीचे ये जो है आपका ये गांठ सा दिख रहा है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं, तो वहाँ बड़ा सा गांठ का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत। तो हम नीलगिरी पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, अन्नामलाई, फिर कार्डेमम की पहाड़ी, ठीक है। ये इन सब पहाड़ियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारन पठार के उत्तर में छोटा नागपुर पठार के मध्य स्थित है ना। अब महानदी बेसिन को हम मैप पे देख लेते हैं कहाँ पे है। तो क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य पठार के बारे में कल हमने पढ़ा था कि दक्कन पठार पर ही दंडकारण्य पठार की अवस्थिति है, जो यह दंडकारण्य पठार के उत्तर में है ना, तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य में स्थित है। महानदी बेसिन धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बेसिन हम किसे कहते हैं? जो कुछ इस प्रकार का, अब हमारा हाथ मुँह धोने के लिए वॉश बेसिन होता है, कुछ इसी तरह होता है ना, ऊपर में और नीचे में इस तरह गड्ढे की टाइप का। तो महानदी जो है, महानदी अपनी जो नदी कहीं पे जल जमाव करती है, तो वो कुछ इस प्रकार का बेसिन बनाती है, इसलिए हम इसे महानदी बेसिन करते हैं। और यह धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्यों है? क्योंकि जहाँ पे पानी की अत्यधिक पर्याप्तता है, तो धान के लिए वो सर्वाधिक उपयुक्त जगह है, तो इसे हम धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कहते हैं, महानदी बेसिन को, ठीक है। अब महानदी बेसिन हो गया। अब हम आते हैं पश्चिमी घाट पर्वत पे। तो पश्चिमी घाट पर्वत की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। हिमालय के बाद यह दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। हिमालय हमने देखा कि 2500 किलोमीटर लंबा था, है ना। तो हिमालय के बाद जो सबसे लंबा पर्वत है वो कौन है? पश्चिमी घाट पर्वत, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर है, कुछ इस तरह, है ना। तापी के मुहाने से लेकर दक्षिण में केप कोमोरिन कहाँ है? तो कन्याकुमारी में, ठीक है। केप कोमोरिन तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में यह पर्वत ना होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश है। इसका निर्माण अफ्रीकन प्लेट के इंडियन प्लेट से टूटने के कारण हुआ है ना। इसे हम मैप पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये तापी नदी की भ्रंश घाटी है। तो पश्चिमी घाट तापी के मुहाने से जो शुरू होती है, तो वो यहाँ पे कुछ टूट फूट है, लेकिन ये सीधा नीचे तक जाती है। और कहाँ तक जाती है? तो कन्याकुमारी के केप कोमोरिन की तरह वहाँ तक विस्तृत है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है उत्तरी सह्याद्री की सह्याद्री किसे बोल रहे हैं? तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है कालसुबाई। इसके दक्षिण में पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी है। ये दोनों जो चोटियां हैं कौन कौन? कालसुबाई तथा महाबलेश्वर चोटी। ये कहाँ है? तो महाबलेश्वर राज्य में स्थित है ना। कह रहा है उत्तरी सह्याद्री। अब पश्चिमी घाट है, तो ये नीचे वाला साइड हो गया साउथ, ऊपर वाला साइड हो गया नॉर्थ। तो उत्तरी सह्याद्री में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? कालसुबाई। तथा कालसुबाई के ही दक्षिण में पश्चिमी घाट पर ही महाबलेश्वर चोटी। अब हम मैप पे देखते हैं महाबलेश्वर चोटी की अवस्थिति कहाँ पे है।
तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पश्चिमी घाट का विस्तार है ये। फिर इसके उत्तरी यानी इधर नॉर्थ इधर हो गया, तो नॉर्थ में यहाँ देखिए कालसुबाई चोटी आपको दिख रहा है, और कालसुबाई चोटी के दक्षिण में जो है ये यहाँ पे महाबलेश्वर चोटी है यहाँ पे, है ना। फिर आगे देखते हैं। फिर कह रहा है गुजरात राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र में 3 पहाड़ियाँ स्थित है, गिर, बारदा, मांडव पहाड़ी। अब हम देखेंगे कि सौराष्ट्र कहाँ है गुजरात राज्य में, तो ये देखते हैं। ये आपका ये जो है इस साइड पे ये गुजरात है, ये पूरा गुजरात है। तो जो ये नीचे वाला ये जो भाग है ना ये वाला, इसे ही हम क्या बोलते हैं, तो सौराष्ट्र बोलते हैं। और यहीं पे 3 पहाड़ियाँ हैं, देखिए गिर, बारदा और मांडव पहाड़ी। फिर कह रहा है कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती। कृष्णा नदी जो है वो किस चोटी से निकलती है, तो महाबलेश्वर चोटी से। महाबलेश्वर चोटी कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी घाट पर है, और किसके दक्षिण में स्थित है, तो कालसुबाई चोटी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसे भी मैप पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे महाबलेश्वर चोटी है इस जगह पे, तो इसके पूर्व इससे निकल रही है, इसका मुहाना यहीं पे है कृष्णा नदी का, और ये कुछ इस प्रकार से जाके पूर्व की ओर कहाँ गिर रही है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। फिर कह रहा है कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर मुख्य रूप से 2 चोटियाँ हैं, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है तथा कर्नाटक व तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। अभी हमने देखा कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही थी, तो पश्चिमी घाट पर स्थित महाबलेश्वर चोटी से निकल रही थी। अब जो कावेरी नदी है वो कहाँ से निकल रही है, तो ब्रह्मगिरी चोटी से। ब्रह्मगिरी कहाँ है, तो कर्नाटका में है। अब इसे भी हम मैप पे देख लेते हैं। और ब्रह्मगिरी ये देखिए ब्रह्मगिरी चोटी है, और यही ये ब्रह्मगिरी चोटी हो गई, और इसी से जो निकल रहा है ये हमारा हो गया कावेरी नदी, है ना। फिर आगे देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट एक दूसरे से मिलकर पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो नीलगिरी पर्वत। ये भी हम देख लेते हैं मैप पे। ये देखिए इधर पश्चिमी घाट आ रहा है, और इस तरफ से कुछ इस तरह से पूर्वी घाट आ रहा है, और जहाँ पे ये इन दोनों का मिलन स्थल होता है वहाँ पे एक बड़ा सा गांठ का निर्माण होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, तो नीलगिरी पर्वत कहते हैं। अब कह रहा है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है दोदा बेट्टा। इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है, और इसका विस्तार कहाँ है, तो तमिलनाडु, केरल व कर्नाटका में है। अब जो दोदा बेट्टा है वो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। दक्षिण भारत कौन हो गया, तो ये भारत है, तो ऊपर में उत्तर भारत हो गया और नीचे में दक्षिण भारत हो गया। तो दक्षिण भारत तो सबसे ऊंचा शिखर है, पहला तो है अनाईमुड़ी, है ना, 2695 मीटर, और दूसरा जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन है, दोदा बेट्टा, है ना। कहाँ पे स्थित है, तो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। और नीलगिरी पर्वत किसका मिलन स्थल है, तो पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का। अब इसी नीलगिरी पर्वत पे ही साइलेंट वैली भी स्थित है। फिर देखते हैं नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक पर्वतीय दर्रा है जिसे हम कहते हैं पाल घाट। हमने पढ़ा होगा पाल घाट, भोर घाट, है ना, शेनकोट्टा, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो ये कहाँ अवस्थिति है, इनकी अवस्थिति कहाँ है, उनके बारे में हम जानेंगे। नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वतीय दर्रा है जिन्हें हम पाल घाट के नाम से जानते हैं, और इसका स्थानीय नाम है पलक्कड़ दर्रा। पाल घाट को हम स्थानीय भाषा में पलक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। दर्रे से होते हुए केरल व तमिलनाडु के सड़क मार्गों को जोड़ा गया है। किसके, तो केरल व तमिलनाडु को। ठीक है, अब पाल घाट की अवस्थिति देखते हैं कि ये है कहाँ पे। तो हम देखेंगे ये जो बड़ा सा पर्वतीय घाट है ये हमारा नीलगिरी पर्वत है, और नीलगिरी के दक्षिण में ये यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका पाल घाट है। और इसी पाल घाट दर्रे से होकर ही केरल से तमिलनाडु की सड़क का निर्माण होता है। फिर आते हैं दर्रे के दक्षिण में एक अन्य पर्वतीय घाट है जिसे हम अनाईमुड़ी के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे पाल घाट, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है तो इसके नीचे पाल घाट दर्रा है, और इसके दक्षिण में एक और पर्वतीय घाट है। यहाँ पे छोटा सा पर्वतीय घाट है, इसे ही हम अनाईमुड़ी कहते हैं।
फिर है यह 3 दिशाओं में निकली हुई, उत्तर में अन्नामलाई, दक्षिण में कार्डेमम जिसे हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, और उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी। इसे मैप पे देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं नीलगिरी पर्वत, इसके नीचे जो दर्रा था वो पालघाट दर्रा था। अब यहाँ पे एक और पर्वतीय गांठ है, इसे हम कहते हैं अनाईमुड़ी, और इसके उत्तर में जो जा रही है इसे हम अन्नामलाई की पहाड़ी कहते हैं। दक्षिण में आ रही है उसे हम कार्डेमम की पहाड़ी कहते हैं, और इस साइड उत्तर पूर्व की ओर जो जा रही है इसे हम क्या कहते हैं, पालनी की पहाड़ी। ठीक है, फिर है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है, अनाईमुड़ी है। फिर पश्चिमी घाट पर जगह जगह दर्रे की उपस्थिति है। पश्चिमी घाट जो हमारा कहाँ से है, तो नर्मदा नदी, तापी नदी के मुहाने से जो निकलता है और केप कोमोरिन तक विस्तृत है पश्चिमी घाट, उस पर जगह जगह दर्रे की उपस्थिति। अभी हमने देखा पाल घाट जो केरल व तमिलनाडु में था, और दूसरा है आपका थाल घाट दर्रा जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 580 मीटर। यह मुंबई से नागपुर के लिए सड़क मार्ग का निर्माण करता है। इसे भी हम मैप पे देखते हैं। पाल घाट देख चुके हैं हम, अब थाल घाट दर्रा, तो यहाँ पे इस जगह पे थाल घाट, इसी से यहाँ पे सड़क मार्ग का निर्माण हो रहा है मुंबई से नागपुर के लिए। फिर आते हैं कार्डेमम व अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु व केरला में स्थित है। कार्डेमम जो है सबसे दक्षिणी पहाड़ी हुई, जो सबसे नीचे है, इसे हम इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, तथा अन्नामलाई तमिलनाडु और केरल में है, और जो शेवराई पहाड़ी है वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। देख लेते हैं कार्डेमम की अवस्थिति हम मैप पे। तो ये जो नीचे वाला जा रहा है, ये हम बीच में पर्वतीय घाट हमने देखा अनाईमुड़ी, इसके ऊपर जो गया था ये हमारा कौन सा था, इसके नीचे जो है ये है कार्डेमम पहाड़ी, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, हम देख सकते हैं। और फिर आगे देखते हैं। फिर आता है भोर घाट। थाल घाट अभी हमने देखा, अब है भोर घाट। भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है, और इससे मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क मार्ग का निर्माण होता है, और इस सड़क का नाम क्या है, तो NH4। मुंबई से पुणे होते हुए यह चेन्नई की ओर पहुंचती है। इसे हम मैप पे देखते हैं, भोर घाट दर्रा। तो यहाँ नीचे देख रहे थाल घाट के नीचे भोर घाट दर्रा, इसी से ही मुंबई से ये पुणे की ओर निकल जाती है, और निकल कर ये सीधा चेन्नई की ओर चली जाती है ये सड़क, और इस सड़क का नाम क्या है, तो NH4। फिर आते हैं पाल घाट, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 305 मीटर। यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई के बीचों बीच केरला में स्थित है। अभी हमने देखा नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई के बीच में, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है और इधर अन्नामलाई की पहाड़ी है ये, तो इसके बीच में जो था यहाँ पे दर्रा, ये कौन सा दर्रा था, तो पाल घाट, जो कि कौन सी सड़क का निर्माण करती है, तो केरल से तमिलनाडु जाने वाली सड़क का निर्माण करती है। फिर आता है एक और है शेनकोटा की ऊंचाई है 280 मीटर। यह कार्डेमम पहाड़ी पर स्थित है, तथा यह पूर्ण रूप से केरला में स्थित है। यह तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने वाली सड़क का निर्माण करती है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और तमिलनाडु में मदुरई है। तो यह एक तरह से बोले तो केरल से तमिलनाडु जाने वाली सड़क का निर्माण करती, कौन, शेनकोटा। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो कार्डेमम पहाड़ी कहाँ है, तो यहाँ पे कार्डेमम पहाड़ी पर ही शेनकोटा की अवस्थिति है। फिर आते हैं अब पश्चिमी घाट हो गया हमारा कंप्लीट, अब पूर्वी घाट पे आते हैं। पूर्वी घाट पर्वत क्रमबद्ध ना होकर जगह जगह से कटा छटा हुआ है। इसका कारण क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल पूर्व की ओर है ना, प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा ऐसे है, तो इसका ढाल पश्चिम की ओर ना जाके कुछ इस तरफ पूर्व की ओर जाता है। तो अधिकांश जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो इस कारण क्या है कि जो नदियां हैं उन्होंने पर्वतों को जगह जगह से काट दिया है। ठीक है, इस कारण यह क्रमबद्ध ना होकर कटा छटा हुआ। अब हम देख लेते हैं इसकी अवस्थिति पूर्वी घाट की। हम देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट बिल्कुल एकदम रो में चल रहा है ना, बट जो पूर्वी घाट है वो देखिए वो जगह जगह से कटा छटा हुआ है ना। और ऐसा क्यों है, तो पश्चिम से जो अधिकांश नदियाँ उसका बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर है ना, तो इस वजह से ये पूर्वी घाट है वो जगह जगह से कट छट गया है। और ये कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनका बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी। और जो गोदावरी नदी है इसके बीच तो पूर्वी घाट बिल्कुल समाप्त हो गया है ना, तो इसे देखते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी।
तो यहाँ आपका आ गया महानदी, यहाँ आपका आ गया महानदी, फिर है गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नीचे कावेरी। तो जो गोदावरी है और कृष्णा है इसके बीच पूर्वी घाट आपको बिल्कुल शून्य दिखेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, फिर आते हैं अलग अलग राज्यों में पूर्वी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में इसे हम नन्नामलाई पहाड़ी जानते हैं, तेलंगाना में शेषाचलम कहते हैं, तमिलनाडु में जवादी कहते हैं। और तमिलनाडु की जो पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु में जो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं यानी जवादी की पहाड़ियाँ हैं, यह कौन सी चट्टानों से बनी हुई हैं? तो चारकोनाइट चट्टानों से। ये क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु की जो जवादी की पहाड़ियाँ हैं वो कौन से चट्टानों से बनी हुई हैं? तो चारकोनाइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी चट्टानों से बनी हुई है चारकोनाइट। इसे हम मैप पे इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए पूर्वी घाट है, तो यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में इसे नन्नामलाई कहते हैं और पेलीकोंडा कहते हैं, और तमिलनाडु में क्या कहते हैं? तो जावदी, शेवाराय और पंचामलाई। ठीक है, हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का विस्तार देख लिया कि पश्चिमी घाट बिल्कुल रॉ में चल रहा है और पूर्वी घाट जगह जगह से कटा छटा है। कटा छटा क्यों है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो जो सारी नदियां हैं, अधिकांश नदियां हैं, वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जो जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह सारी पूर्व की ओर बहती है। और जो गोदावरी और कृष्णा के बीच है वो पूर्वी घाट बिल्कुल यहाँ पे समाप्त हो गया है। और फिर हमने क्या देखा कि सबसे जो दक्षिणतम हमारी पहाड़ी है वो कौन है? कार्डेमम पहाड़ी, जो कि जिसे हम इलायची की भी पहाड़ी कहते हैं, है ना। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है वो कौन सा है? तो नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेट्टा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। और उसके नीचे पाल घाट उतर रहा है ना। फिर कार्डेमम पहाड़ी पर भी शेनकोटा उतर रहा है। और जो और है थाल घाट व भोर घाट है वो हमारा कहाँ स्थित है? थाल घाट व भोर घाट तो महाराष्ट्र में ये दोनों दर्रे स्थित हैं। हमारा प्रायद्वीपीय भारत का चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब कल के चैप्टर में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।